इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हिंसाग्रस्त खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक भीषण हमले में कम से कम 14 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक आत्मघाती बम हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सुरक्षा चौकी को उड़ा दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिसकर्मी और वन विभाग के एक अधिकारी मारे गए हैं। ये पूरा इलाका तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर टीटीपी के आतंकी हमले करते रहते हैं। ये पूरा इलाका पश्तून बहुल है, जो खुद को तालिबान के काफ़ी करीब मानते हैं। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक यह हमला टोंग जिले में गुरुवार की रात को हुआ। उसने बताया कि आत्मघाती बम हमलावर एक गाड़ी को लेकर पहुंचा, उसे उड़ा दिया। इस गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बारूद भरा हुआ था। एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि इस विस्फोट की वजह से बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। मारे गए लोगों में 9 पाकिस्तानी सैनिक हैं और 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। कम से कम 24 सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हैं। इस हमले के घायलों में कम से कम 20 सैनिक हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हमले के बाद सुरक्षा चौकी जमींदोज हो गई है। राहत और बचाव कर्मी लगातार तलाशी और बचाव अभियान चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया है। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर प्रांत के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस मांझी खेल पोस्ट पर हमले की कड़ी निंदा की है। इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने इसके लिए कथित रूप से भारत समर्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों को उड़ाने का दावा किया है। वहीं तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आम नागरिकों की हत्या की है। तालिबान और टीटीपी ने धमकी दी थी कि वे इसका पाकिस्तानी सेना से बदला लेंगे। बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया गया है। बांग्लादेशी संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज संभालेंगे, जब तक कि नया राष्ट्रपति पद नहीं संभाल लेता। मोहम्मद शहाबुद्दीन को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी माना जाता है। उन्होंने हाल ही में शेख हसीना से बात भी की थी, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर थे। उन पर इस्तीफे का भारी दबाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के कहने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उन्हें सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध चुना गया था। उनका 5 साल का कार्यकाल अप्रैल 2028 में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना से करीबी के कारण उनकी कुर्सी गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद अटकलें कि कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनका नाम शीर्ष संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहा है। हाल में ही ब्रिटेन में रहने वाले बांग्लादेशी पत्रकार जुल्करनैन सायर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार मौजूदा कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी को उत्तराधिकारी नामित कर सकती है। बात करें सऊदी अरब की। सऊदी अरब के एक राजकुमार की लंदन में मौत के मामले में सामने आया है कि ड्रग्स की बहुत ज़्यादा मात्रा लेने की वजह से उनकी जान गई थी। जांच में पता चला कि लंदन के एक लग्जरी होटल में शराब, पार्टी ड्रग्स और डॉक्टर की लिखी दवाइयों का जानलेवा कॉम्बिनेशन लेने के बाद 29 साल के सऊदी प्रिंस की मौत हुई। अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन जलावी अल सऊद 25 नवंबर 2025 को किंगस्टन के मैरियट होटल में अपने कमरे में मृत पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद को कई तरह की ड्रग्स लेने की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इनर वेस्ट लंदन कॉर्नर कोर्ट में पेश सबूतों के अनुसार राजकुमार अब्दुल्ला 19 नवंबर को 600 यूरो प्रति रात वाले इस होटल के एक हफ्ते के लिए रुके थे। मौत से एक शाम पहले उन्होंने आखिरी बार सीसीटीवी में सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलते हुए देखा गया था। सीसीटीवी में दिखने के अगले दिन होटल का एक सफाई कर्मचारी उनकी 5वीं मंजिल वाले कमरे में गया और उन्हें बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ पाया। होटल के स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को सूचना दी। पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें होश में नहीं लाया जा सका। उनको मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में से पता चला कि ड्रग्स और शराब के खतरनाक मिश्रण से मौत हुई। जांच में पता चला कि प्रिंस अब्दुल्ला के खून में अल्कोहल की मात्रा 222 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर थी। यह इंग्लैंड में शराब पीकर गाड़ी चलाने की कानूनी सीमा से 3 गुना ज़्यादा है। विशेषज्ञों ने कोर्ट को बताया कि अकेले अल्कोहल के इस स्तर से इंसान कोमा में जा सकता है। कोर्ट को बताया गया कि प्रिंस अब्दुल्ला की मौत से पहले उन्हें शराब की लत और डॉक्टर की सलाह पर ली जाने वाली दवाओं पर निर्भरता की समस्या थी। अगस्त 2025 में उन्हें रोहैम्पटन के प्रायरी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। यहाँ शराब, बेंजोडाइपेजाइन और प्रीगाबलिन से छुटकारा पाने के लिए उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया गया। कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विक्टोरिया चमुरो ने कहा कि प्रिंस ने इलाज में अच्छा सहयोग दिया। भर्ती होने के समय उनमें चिंता, उदासी के लक्षण दिखे थे। उन्होंने बिना किसी शारीरिक परेशानी के डिटॉक्स प्रोग्राम पूरा किया।
हालांकि बाद में वे तय फॉलोअप अपॉइंटमेंट में शामिल नहीं हुए, लेकिन डिस्चार्ज के समय डॉक्टर को उनमें खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा नहीं दिखा। असिस्टेंट कॉरोनर जीन हार्किन ने नतीजा निकाला है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रिंस ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। कोर्ट को बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ही इस बात का कोई संकेत मिला कि उन्होंने आत्महत्या के विचार जाहिर किए थे। किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका का भी कोई सबूत नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज में भी मौत से पहले के आखिरी घंटों में वे अकेले दिखे। दुर्घटना से मौत का फैसला सुनाते हुए हार्किन ने कहा कि मौत की मेडिकल वजह कई दवाओं का एक साथ सेवन था। उन्हें प्रिंस के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई। बाद में सऊदी शाही दरबार ने एक आधिकारिक बयान में प्रिंस अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि की और बताया कि रियाद की वीआईपी इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अंतिम संस्कार की प्रार्थना होगी। बात करें अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक दिलचस्प और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के लिए सऊदी अरब को इसराइल को मान्यता देनी होगी। ट्रंप के बयान के बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी द्विपक्षीय समझौते के बदले पाकिस्तान पर इसराइल को मान्यता देने का दबाव डाल सकता है। सऊदी और पाकिस्तान सबसे अहम देश हैं जिनको अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड में लाना चाहता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप के दबाव के बावजूद सऊदी और पाकिस्तान के लिए इसराइल से संबंध बहाल करना बेहद मुश्किल फैसला होगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की सऊदी से न्यूक्लियर डील के लिए अब्राहम अकॉर्ड इसराइल को मान्यता में आने की ये शर्त तब आई है जब रियाद ने इसराइल से संबंधों के लिए फिलिस्तीन देश बनाने की मांग की है। पहले घोषित किए गए सैन्य परमाणु समझौते में इसराइल को मान्यता का जिक्र नहीं था। अब अचानक ट्रंप ने सऊदी अरब को चौंकाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ही अंतिम फैसला लेने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होता तो समझौता रद्द हो जाएगा। रियाद की ओर से कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि सऊदी को फिलहाल जवाब देते नहीं सूझ रहा है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब क्षेत्रीय ताकत है जहां इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है। सऊदी की ओर से इसराइल को मान्यता मिलना मध्य पूर्व में शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। हालांकि ट्रंप की हालिया घोषणा के बाद यह स्पष्ट नहीं कि समझौता हो पाएगा या नहीं। यूके के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट रूसी के सीनियर एसोसिएट फेलो एच ए हेलियर का कहना है कि अगर वाशिंगटन रियाद पर संबंधों को सामान्य बनाने के दबाव डालने की कोशिश करता है तो इसके सफल होने की संभावना कम है। सऊदी अरब पिछले 30 वर्षों से जो करता आ रहा है उससे पूरी तरह उलट फैसला नहीं ले सकता। पाकिस्तान भी इसराइल को मान्यता न देने की नीति में मजबूती से कायम दिखता है। पाकिस्तान में अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने इस रुख में किसी भी बदलाव को फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान से जोड़ा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित ये व्यवहारिक स्वतंत्र अखंड फिलिस्तीनी स्टेट के गठन के बिना चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि अगर सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होता है तो पाकिस्तान पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ेगा। हालांकि जो पाकिस्तानी सरकार इसमें शामिल होगी उसके लिए राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017-18 में भारत यात्रा के दौरान कहा था कि हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं और पाकिस्तान को भी हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। हालांकि नेतन्याहू के इस बयान के बावजूद ये मुश्किल है कि पाकिस्तान की ओर से इसराइल को मान्यता पर हाल फिलहाल में कोई फैसला ले सकता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माई न्यूज़ व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।